हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल गुप्ता आपका एजुकेशन के पर स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन, यह जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है तो आपने भी पढ़ा है चैप्टर 1 में कि मिलियंस ऑफ स्पीसीज़ हैं और 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज़ अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं IUCN के अकॉर्डिंग। और यहाँ हमें देखना है कि अब तक साइंटिस्ट ने किस तरीके से किन किन ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। तो सबसे पहला जो कोशिश किया था क्लासिफिकेशन करने का वो है कौन? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज़ फादर ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के फादर, जूलॉजी के फादर एरिस्टोटल, इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने की शुरुआत की। इन्होंने पूरे लाइफ फॉर्म को प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया। तो एरिस्टोटल डिवाइड लाइफ फॉर्म इनटू प्लांट एंड एनिमल। प्लांट्स को भी इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर इन्होंने प्लांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से हैं? हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। तो इन्होंने, एरिस्टोटल ने प्लांट्स को मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। वही एनिमल को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ आरबीसीज के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पर 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक इनेमा और एक है अनेमा। इनेमा और इनेमा, यहाँ पर ए और ई का फर्क है। ए मतलब होता है नो, जहाँ पर आरबीसी एब्सेंट है, आरबीसीज आर एब्सेंट, उन्हें क्या बोलेंगे? एनेमा में रखा। और जहाँ पर आरबीसीज प्रेजेंट हैं उन्हें इसमें रखा है इनेमा में। तो पूरे लाइफ फॉर्म को इन्होंने 2 पार्ट से बांटा, प्लांट्स और एनिमल्स में। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर प्लांट्स को हर्ब, श्रब और ट्रीज में बांटा है, वहीं एनिमल को आरबीसी के बेसिस पर एनेमा और इनेमा में डिवाइड किया। अब यहाँ पे आता है 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 2 किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन का है, इनको दिया किसने था? लिनियस ने। तो लिनियस ने ये 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया और इन्होंने पूरे लाइफ फॉर्म को प्लांट्स और एनिमल में डिवाइड किया। इसका बेसिस क्या था? इनका बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस इनका क्या? सेल वॉल, लोकोमोशन, सेल वॉल, लोकोमोशन एंड न्यूट्रिशन। इसकी बेसिस पर उन्होंने डिवाइड किया है प्लांट और एनिमल में। अब यहाँ पर इनके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स, प्लांट एंड एनिमल। अब देखो, फीचर यही 3 है। सेल वॉल की बेसिस पर देखा जाए तो जहाँ भी सेल वॉल प्रेजेंट रहा उसको प्लांट में रखा, जहाँ सेल वॉल एब्सेंट रहा उसको एनिमल में रख दिया। वहीं पर जहाँ भी लोकोमोशन होता था उन्हें रखा किसमें? एनिमल्स में। और जहाँ लोकोमोशन नहीं होता उन्हें किसने कैटेगराइज किया? प्लांट्स में। लोकोमोशन आप समझते होंगे, एक होता है टर्म मूवमेंट और एक होता है लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब है जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना स्थान बदल सके, जैसे मैं यहाँ हूँ, मूव करके मैं यहाँ आ गई, तो ये मैं अपना स्थान बदल सकती हूँ, तो ये क्या है? लोकोमोशन है। तो लोकोमोशन जहाँ भी हो रहा है उन्हें रखा एनिमल में और जहाँ नहीं होता उन्हें प्लांट कह दिया। और वहीं न्यूट्रिशन की बात करें तो जो भी ऑटोट्रॉफ थे उन्हें प्लांट्स में रखा और जो हेटेरोट्रॉफ थे उन्हें एनिमल्स में रखा। अब यहाँ पर कुछ इसके डेमेरिट्स हैं। डेमेरिट्स क्या है 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की? पहली पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है? यहाँ पर सेल वॉल की बात कर ले तो यहाँ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोकैरियोट में भी सेल वॉल पाया जाता है और यूकैरियोट में भी सेल वॉल पाया जाता है। तो दोनों ही क्या करते हैं? बोथ हैविंग सेल वॉल। तो यहाँ पर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हम प्रोकैरियोट यूकैरियोट में। बैक्टीरियाज प्रोकैरियोट में आती हैं जबकि बाकी और सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट में आते हैं। लोकोमोशन की बात कर लें तो कुछ एल्गी भी हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है
जो लोकोमोशन कर सकती है, वॉलवॉक्स हैं, तो लोकोमोशन कर सकते हैं, लेकिन ये प्लांट ग्रुप में नहीं आकर के इसमें किस में रह जाएंगे, एनिमल में आने चाहिए फिर तो क्लेमाइडोमोनास से एल्गी है जो कि लोकोमोशन कर सकती है, इसका एक्सेप्शन भी है। जबकि न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में जो प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ये बात करें तो न्यूट्रिशन बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी है और हेटरोट्रॉफ भी है, उसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट है। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट भी क्या हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं और यूकैरियोट भी हो सकते हैं। तो इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इसकी बहुत सारी डिमेरिट्स थी। फिर वक्त के साथ में 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। तो अभी आपने ये समझा, क्लासिफिकेशन सबसे पहले जो किया था वो एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल ने पूरे लाइफ को प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया। प्लांट को मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर हर्ब, श्रब और ट्रीज में बांटा, एनिमल्स को आरबीसी के बेसिस पर अनेमा और इनेमा में डिवाइड किया। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था किसने, लिनियस ने। इन्होंने लाइफ फॉर्म को प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया था। बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, लोकोमोशन एंड न्यूट्रिशन। सेल वॉल और यहाँ पर जहाँ भी सेल वॉल प्रेजेंट है उन्हें प्लांट में रखा, जहाँ सेल वॉल एब्सेंट है उन्हें एनिमल में डिवाइड किया। लोकोमोशन जो नहीं कर सकते वो प्लांट है, जो कर सकते हैं वो एनिमल है। न्यूट्रिशन जो ऑटोट्रॉफ है वो प्लांट है, जो हेटरोट्रॉफ है वो एनिमल है, जबकि इसकी डिमेरिट्स बहुत सारी हैं। सेल वॉल तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों के पास होते हैं, बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल हैं, प्लांट्स के पास भी हैं, और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं यानी एल्गी होती हैं जो मूव कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, उसको भी यहाँ पर हम सेपरेट प्लेस नहीं दे सकते। न्यूट्रिशन की बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया हैं वो ऑटोट्रॉफ कुछ ही होती हैं, मैक्सिमम क्या हेटरोट्रॉफ होते हैं। अब यहाँ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, लिनियस ने, और 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, अर्नेस्ट हैकेल ने। अर्नेस्ट हैकेल ने वो प्लांट और एनिमल से किसको सेपरेट कर दिया, प्रोटिस्टा, यानी कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको वहाँ से निकाला और एक सेपरेट किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया। तो 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल और इन्होंने प्रोटिस्टा इंक्लूड कर दिया। 4 किंगडम सिस्टम वक्त के साथ में फिर और स्टडी हुआ तो उन्होंने समझा कि मोनेरा यानी कि प्रोकैरियोट्स को सेपरेट करना चाहिए, तो उन्होंने सारे प्रोकैरियोट्स को उठाया और एक सेपरेट किंगडम मोनेरा में इंक्लूड किया। तो कोप्लांट ने 4 किंगडम दिया, इन्होंने मोनेरा एक सेपरेट किंगडम का फॉर्मेशन किया। और फिर आता है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड है, और ये दिया था R.H. व्हिटेकर ने। R.H. व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया और इन्होंने सारे फंगस को एक सेपरेट किंगडम फंजाई में इंक्लूड किया। अब हम देखेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके पहले 2 किंगडम किसने दिया, लिनियस ने। 3 किंगडम किसने दिया, अर्नेस्ट हैकेल ने। क्या सेपरेट किया, प्रोटिस्टा। फिर आता है 4 किंगडम सिस्टम, कोप्लांट ने दिया, क्या सेपरेट किया, मोनेरा। और फिर 5 किंगडम सिस्टम आता है जो दिया था R.H. व्हिटेकर 1969 में, और इन्होंने सेपरेट कर दिया क्या, फंजाई। अब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि एरिस्टोटल ने दिया हुआ है 1969 में। अब इन्होंने क्या किया, ये सारे क्राइटेरिया है जिस बेसिस पर इन्होंने 5 किंगडम्स में पूरे लाइफ फॉर्म को डिवाइड किया। सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोला, सेल वॉल, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए सेल टाइप की बात करें तो केवल मोनेरा ही है जो कि प्रोकैरियोटिक है और बाकी की सारी किंगडम यूकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोट है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल, ये सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल मोनेरस में प्रेजेंट है, फंगस में प्रेजेंट है, प्लांट्स में प्रेजेंट है, और कुछ जो यूनिसेलुलर प्लांट्स से लिए गए ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर प्रेजेंट होंगे सेल वॉल। तो यहाँ देखिए सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा में सेल वॉल किसका बना है,
पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड का डेरिवेटिव होता है। तो पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड से मोनेरा में सेल वॉल बना होता है। प्रोटिस्टा में कुछ ही हैं जो यूनिसेलुलर सेल वॉल जहाँ प्रेजेंट है उन्हीं में। और फंगस की बात करें तो फंगस में काइटिन की बनी हुई होती है सेल वॉल। प्लांट्स में सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेलुलोज की बनी हुई, जबकि एनिमल में कोई सेल वॉल कोई भी सेल वॉल नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। केवल प्रोकैरियोट ही ऐसे होते हैं जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं होता। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में ही एब्सेंट है और हर जगह प्रेजेंट होगा। ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये मोनेरा सेलुलर लेवल पे ही होता है, सेल से बने होते हैं केवल। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है तो सेलुलर लेवल ही ऑर्गेनाइजेशन होता है। फंगस में मल्टी सेलुलर है ये। प्लांट्स में ऑर्गन पाया जाता है, जबकि यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोनेरल्स में बैक्टीरियाज को रखा गया है और बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये है ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ। वैसे भी यहाँ पे मोस्ट डाइवर्स टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। यहाँ पे कुछ ऑटोट्रॉफ भी हैं और मेजॉरिटी में पैरासाइट, सैप्रोफाइट भी होते हैं। प्रोटिस्टा में जनरली ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। फंगस हेटरोट्रॉफ होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं क्योंकि सारे के सारे फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो ये प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है। जबकि एनिमल्स ये सारे के सारे हेटरोट्रॉफ होते हैं। अब यहाँ पर 5 किंगडम सिस्टम के बाद हम पढ़ते हैं 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे हम 3 डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं। तो कार्ल लुईस हैं, कार्ल लुईस जी ने पूरे लाइफ फॉर्म को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया। अब ये 3 डोमेन क्या है? आर्किया, यूबैक्टीरिया और यूकैरिया। यहाँ पर मोनेरा किंगडम को 2 भागों में स्प्लिट किया गया, 2 डोमेन में। आर्किबैक्टीरियाज का ग्रुप बनाया गया और यूबैक्टीरियाज का ग्रुप बनाया गया। तो ये 2 डोमेन हो गए। बाकी के जो 4 किंगडम हैं उन सबको यूकैरिया में रखा गया। तो 3 डोमेन सिस्टम वॉज गिवन बाय कार्ल लुईस। इन्होंने क्या किया? पूरे लाइफ फॉर्म को 3 डोमेन में बांटा। कौन कौन सा? आर्किया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आर्किया के अंदर सारे प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया जो कि बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम पीएच पे सर्वाइव कर सकते हैं, इनको रखा गया है। और यूबैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरियाज हैं, इनको इसमें रखा गया, नॉर्मली जो बैक्टीरियाज हम जानते हैं। और यूकैरिया के अंदर फंजाई है, प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अभी देखा जाए तो इनके सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में ही मेन डिफरेंस होता है। तो सेल वॉल आर्किबैक्टीरिया की, आर्किया में बनी होती है स्यूडोम्यूरिन की, तो स्यूडोम्यूरिन की बनी हुई सेल वॉल है। जबकि यूबैक्टीरिया में म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई सेल वॉल होती है। जबकि यूकैरिया में अगर सेल वॉल है तो या तो काइटिन होगा फंगस के केस में, और प्लांट है तो सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होगा। सेल मेम्ब्रेन में यहाँ इथर लिंकेज पाया जाता है आर्किया में, जबकि यहाँ ईस्टर लिंकेज है और यहाँ भी ईस्टर लिंकेज पाया जाता है। अब यहाँ देखिए सेल मेम्ब्रेन में ही आर्किया में क्या खास बात है जो कि इसको एक्सट्रीम पीएच और एक्सट्रीम टेम्परेचर पर सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो वो क्या है? ब्रांच्ड चेन लिपिड। यहाँ पर जो ब्रांच्ड चेन लिपिड प्रेजेंट है ना, ये इसको टॉलरेंट बनाती है एक्सट्रीम पीएच और टेम्परेचर पर सर्वाइव करने में। तो 3 डोमेन सिस्टम वाज गिवन बाय कार्ल लुईस। इसे 6 किंगडम सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि आर्किया एक 5 किंगडम तो ये सब थे ही, आर्किया को उसको सेपरेट कर दिया जाए तो वो 6 किंगडम बन जाता है। तो ये हो गया 6 किंगडम, 3 डोमेन सिस्टम। अब किंगडम मोनेरा की बात कर ले। अब यहाँ पर हमें एक एक करके सारे किंगडम को पढ़ना है। किंगडम मोनेरा, इसमें सारे बैक्टीरियाज को रखा गया है। तो बैक्टीरियाज का जो किंगडम है वो है मोनेरा। इनकी कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं कि बैक्टीरियाज आर कॉस्मोपॉलिटन। ये जो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है कि ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं, ऑलमोस्ट हर एक जगह पर प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, सो दे आर कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन। और ये एक्सट्रीमोफाइल हैं,
एक्सट्रीमोफाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, उसमें पाए जाते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप सी। तो ये सारे एसिडिक कंडीशन ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड एक्सट्रीमोफाइल्स। और यहाँ इनका स्ट्रक्चर तो सिंपल होता है, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। और मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी यहाँ पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मतलब मोस्ट एक्सटेंसिव। क्योंकि बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, ऑटो में भी फोटो ऑटोट्रॉफ या कीमो ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, और हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉफ में पैरासाइट और कुछ सेप्रोट्रॉफ होते हैं। और जो बैक्टीरियाज हैं वो 4 डिफरेंट शेप्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर शेप स्फेरिकल शेप की बैक्टीरिया को बोलते हैं कोकस, रॉड शेप की बैक्टीरिया को बोलते हैं बैसिलस, कॉमा शेप की बैक्टीरिया को बोलते हैं वेब्रियो, और स्पाइरल शेप की बैक्टीरिया को बोलते हैं स्पाइरेलम। तो ये 4 डिफरेंट शेप में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने क्या समझा कि मोनेरा में बैक्टीरिया को रखा गया है, ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं, और एक्सट्रीमोफाइल्स कहे जाते हैं क्योंकि ये एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में भी पाए जाते हैं। और इनका स्ट्रक्चर सिंपल है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, 4 डिफरेंट शेप्स में ये एग्जिस्ट करते हैं। रॉड शेप है तो बैसिलस, स्फेरिकल है तो कोकस, कॉमा शेप है तो विब्रियो, स्पाइरल शेप है तो स्पाइरेलम। अब हम बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन मेथड से हो सकता है। तो फिजन कहाँ पर है? अगर फेवरेबल कंडीशन में जनरली जो बैक्टीरिया है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक कर जाती हैं और वो नया 2 ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड फिजन। तो फिजन में स्प्लिटिंग हो जाता है, स्प्लिटिंग के थ्रू ये 2 नए बॉडी बना लेते हैं। और स्पोर फॉर्मेशन जब बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में होती है तो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस कर लेती है। और कॉन्जुगेशन मेथड भी होता है। कॉन्जुगेशन मेथड में कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ये अपने जो डीएनएज हैं वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये कॉन्जुगेशन है, इसे हम प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, लेकिन ये सेक्सुअल नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो दिस इज़ नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लेकिन हम इसे कह सकते हैं कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन आपने देखा कि किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकती है बैक्टीरिया। तो फिजन है, स्पोर फॉर्मेशन मेथड एंड कॉन्जुगेशन। अब हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया के बारे में। देखो आर्की बैक्टीरिया आपने भी पढ़ा था 3 डोमेन में आर्किया के बारे में कि वहाँ पर सेल वॉल स्पेसिफिक फीचर होता है उनका, कि सेल वॉल यहाँ पर यूनिक होता है, स्यूडोम्यूरिन का बना हुआ। सेल मेम्ब्रेन में इथर लिंकेज पाई जाती है और ब्रांच चेन लिपिड होती हैं जो इनको एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। और ये एक्सट्रीमोफाइल्स हैं क्योंकि एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में प्रेजेंट है, जैसे कि ये दे कैन एग्जिस्ट इन मार्श एंड स्वैम्पी एरिया। तो जो बैक्टीरिया मार्श एंड स्वैम्पी एरिया में मिलते हैं उन्हें मेथनोजेंस कहते हैं, मेथेनोजेंस बोलते हैं इनको। मेथनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल होगा। जो सॉल्टी इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हेलोफाइल्स। तो हेलोफाइल्स सॉल्टी इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, एग्जाम्पल है हेलोकोकस। और हॉट एंड एसिडिक इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसे बोलते हैं हम थर्मोसिडोफाइल्स। तो थर्मोसिडोफाइल्स कैन सर्वाइव इन द हॉट एंड एसिडिक कंडीशन। इसके एग्जाम्पल है थर्मोप्लाज्मा एंड पायरोकोकस। तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में आपने क्या समझा? ये यूनिक सेल वॉल पाई जाती है यहाँ पर, और ये एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं। 3 टाइप के हो गए, कौन कौन से? मेथनोजेंस, थर्मोसिडोफाइल्स और हेलोफाइल्स। कौन कौन से? मेथनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। तो मेथनोजेंस मार्श एरिया में पाए जाते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स हॉट एंड एसिडिक कंडीशन में पाए जाते हैं, और हेलोफाइल्स सॉल्टी इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। अब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखते हैं यू बैक्टीरिया, जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक में भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? सनलाइट है।
जबकि केमोसिंथेटिक में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जीज होते हैं। ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, यहाँ पर ये दो टाइप के हो सकते हैं, कुछ ऑक्सीजेनिक कहलाते हैं, कुछ है एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक वो हैं जो कि बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिनमें ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है फोटोसिंथेसिस में, उन्हें बोलते हैं ऑक्सीजेनिक। जिसका एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी BGA, इसी को हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया या BGA ये ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया है। एनऑक्सीजेनिक वो होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज नहीं होता है, यहाँ सल्फर या अदर कंपाउंड रिलीज होते हैं, उन्हें बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक। तो इसका एग्जाम्पल हो गया सल्फर बैक्टीरिया एंड नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये एनऑक्सीजेनिक में आते हैं। कीमोसिंथेटिक में सोर्स ऑफ एनर्जी तो केमिकल रिएक्शन है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं और उनका रिसाइकलिंग भी करते हैं। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का यूज़ है कि वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और आयरन इनका रिसाइकलिंग करते हैं और इनका ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में देखिए कि किस किस टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, जिनका यूज़ क्या है। तो मेजॉरिटी में जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं, तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में वो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और ह्यूमंस के लिए भी यूज़फुल होते हैं। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया जो कि कर्ड, मिल्क टू कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, वो जैसे लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस यूज द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। कुछ है जो एंटीबायोटिक का सिंथेसिस भी करते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन से एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन होता है। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी इसमें आती हैं, जैसे जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में पाया जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम, वो भी हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि कॉलरा, टेटनस, टाइफॉइड, ये ह्यूमन बींग्स की बीमारियां हैं। जबकि सिट्रस कैंकर यहाँ लिखा हुआ ये अजैंथोमोनास बैक्टीरिया से होता है, ये प्लांट, सिट्रस प्लांट्स में ये बीमारी देखने को मिलती है। तो कॉलरा विब्रियो बैक्टीरिया के द्वारा ही कॉलरा फैलता है या होता है। कॉलरा कॉज बाई विब्रियो। टेटनस कॉज बाई क्लॉस्ट्रीडियम, तो टेटनस किससे होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी से। टाइफॉइड कॉज बाई साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, तो साल्मोनेला बैक्टीरिया है जो टाइफॉइड कॉज करता है। जबकि सिट्रस कैंकर किससे होता है, जैंथोमोनास बैक्टीरिया से सिट्रस कैंकर की प्रॉब्लम होती है। BGA की बात कर लेते हैं, साइनोबैक्टीरिया या BGA ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, सारे BGA यूनिसेलुलर होते हैं और ये कॉलोनी के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, कॉलोनी बना के रखते हैं। जैसे कि सारे यूनिसेलुलर है, ये कॉलोनी बना करके भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, या फिलामेंट के फॉर्म में रहते हैं, तो कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकते हैं। ये हैबिटेट की बात करें तो ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर या मरीन वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। अगर इनकी कॉलोनियल बैक्टीरिया है तो जो कॉलोनी है ना वो सराउंडेड होती है किससे, जिलेटिनस शीथ से। ये जो जिलेटिनस शीथ है ना, ये क्या करेगा, सारे सेल्स को एक साथ बाइंड करके रखने में हेल्प करता है। तो जिलेटिनस शीथ हेल्प इन बाइंडिंग सेल्स टुगेदर। तो कॉलोनियल बैक्टीरिया अगर है तो उनके ऊपर जिलेटिन शीथ पाई जाती है। और अगर ये जो फ्रेश वाटर, कुछ ऐसी बैक्टीरिया भी होती हैं जो कि पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम कॉज करती हैं, ब्लूम का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे कि एनाबिना है, ये एल्गल ब्लूम क्रिएट करती हैं। जो पॉल्यूटेड वाटर है वहाँ पर इनका एक्सेसिव ग्रोथ हो जाता है, जिसे हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। और कुछ BGA ऐसे भी हैं जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करती हैं, और उनमें स्पेशलाइज सेल होता है जिससे हम हेट्रोसिस्ट कह रहे हैं। हेट्रोसिस्ट एक ऐसा सेल होता है, जैसे इसी नॉस्टॉक की बात करें तो इसमें ये सेल है, सेल के अंदर एक ये थोड़ी सी बड़ी साइज़ की होती है, यहाँ पर पोलर बॉडी भी प्रेजेंट होती है, इस तरीके की पोलर बॉडी है। ये सेल्स नॉर्मल वेजिटेटिव सेल से थोड़ी बड़ी होती हैं और ये दिस इज, यहाँ पर ये क्या है, पोलर बॉडी प्रेजेंट होती है। तो ये हेट्रोसिस्ट कहलाता है और इन्हीं हेट्रोसिस्ट में ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो नॉस्टॉक है, एनाबिना है, ये इनमें हेट्रोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है जहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है। कुछ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के बारे में और देख लेते हैं। जैसे कुछ ऐसे भी हैं जिनका यूज़ हम खाने में करते हैं। स्पाइरुलिना की टेबलेट आपने सुना होगा। ये जो स्पाइरुलिना है इसे हम सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि ये यूनिसेलुलर
साइनोबैक्टीरिया है जिसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको डाइट में भी यूज़ किया जाता है, सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं। रेड सी का नाम आपने सुना होगा। तो रेड सी का नाम रेड सी क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पर एक बीज ये एक ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गी जिसमें रेड पिगमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। तो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम बहुत ज़्यादा वहाँ पर ग्रोथ में है, इसलिए उसी का कलर रेड हो गया, जिससे हम इसे रेड सी कहते हैं। तो रेड सी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। और वही कुछ ऐसे बीजी भी होती है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करती हैं। तो सिम्बायोसिस में एनाबिना है जो कि टेरिडोफाइट फर्न अजोला के साथ में सिम्बायोसिस शो करती है। साथ ही साथ में साइकस में एक स्पेशल टाइप की रूट पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं कोएलॉइड रूट। तो साइकस में कोएलॉइड रूट के साथ में भी एनाबिना का सिम्बियोसिस रिलेशनशिप पाया जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में थोड़ी सी बातें हैं ये कि ये एक तो ये कि यूनिसेलुलर होती हैं, कॉलोनियल या फिलामेंटस फॉर्म में हो सकती हैं। इनके हैबिटेट की बात करें तो ये एक्वेटिक भी हो सकती हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकती हैं। कॉलोनी अगर है तो कॉलोनी के ऊपर जिलेटिनस शीट पाई जाती है जो कि सारे सेल्स को टुगेदर बाइंड करने में ये हेल्प करता है। और कुछ ऐसी साइनोबैक्टीरिया होती हैं जो कि एल्गल ब्लूम क्रिएट करती हैं, जैसे कि एनाबिना एल्गल ब्लूम कॉज करती है पॉल्यूटेड वाटर में। और यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया ऐसी भी होती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन स्पेशल टाइप के सेल जैसे कि हेट्रोसिस्ट में करती हैं। और कुछ यूजफुलनेस देख लिया जाए तो सिंगल सेल प्रोटीन किसे बोलते हैं? स्पाइरुलिना को बोलते हैं। रेड सी किस बैक्टीरिया के नेम पर पड़ा हुआ है? तो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम की एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से सी का कलर रेड है, सो इट इज कॉल्ड रेड सी। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एनाबिना का अजोला लीफ के साथ में भी है, और एनाबिना का ही रिलेशन सिम्बायोटिक रिलेशन किसके साथ है? कोएलॉइड रूट ऑफ साइकस के साथ। अभी आप देखेंगे माइकोप्लाज्मा, जिसे हम PPLO भी कहते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा। PPLO क्या है? पूरा नाम इसका है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO, ये स्मॉलेस्ट सेल है। तो यूनिसेलुलर स्मॉलेस्ट सेल है PPLO या माइकोप्लाज्मा। और ये टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है इसके लिए सेंसिटिव होता है, इसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है, तो टेट्रासाइक्लिन के लिए सेंसिटिव है, लेकिन ये एंजाइम्स और पेनिसिलिन के लिए नॉन सेंसिटिव होता है। इनकी सेल वॉल इसमें एब्सेंट है, सेल वॉल नहीं है, इस वजह से ये अपना शेप भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सेल वॉल होने से वो ऑर्गेनिज्म की शेप को रिजिड बनाता है। तो यहाँ सेल वॉल तो है नहीं, सो दे कैन चेंज देयर शेप। और चेंज शेप, जो शेप है ये चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। तो प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं क्योंकि अपना शेप चेंज कर सकते हैं। और पहले इन्हें प्लांट किंगडम का जोकर भी कहा जाता था, क्योंकि इसी का नेचर है इनका कि ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं। इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राइलेयर्ड होती है, सेल वॉल नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ट्राइलेयर्ड है। और इन्हें हम कनेक्टिव लिंक कहते हैं, किसके बीच का? वायरस और बैक्टीरिया। देखिए वायरस में कोई सेल नहीं होता, और यहाँ पर सेल प्रेजेंट है, ये स्मॉलेस्ट सेल है। तो बैक्टीरिया से कुछ मिलता जुलता कैरेक्टर्स भी इसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ ये वायरस और बैक्टीरिया के बीच के कनेक्टिव लिंक होता है। और मोस्टली जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो पैथोजेनिक यानी कि डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा या PPLO के बारे में आपको सारी बातें समझ में आ गई। पहला तो ये कि माइकोप्लाज्मा PPLO पूरा नाम क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सिंगल सेल के होते हैं और ये स्मॉलेस्ट सेल होते हैं। ये नॉन सेंसिटिव है किसके लिए? पेनिसिलिन के लिए और एंजाइम के लिए नॉन सेंसिटिव है। सेंसिटिव किसके लिए है? टेट्रासाइक्लिन के लिए। सेल वॉल यहाँ पर एब्सेंट है, इसलिए ये प्लियोमॉर्फिक कहे जाते हैं, क्योंकि अपना शेप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है, ट्राइलेयर्ड है, और यहाँ इन्हें बोलते हैं कनेक्टिव लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक है। और साथ ही साथ में ये पैथोजेनिक होते हैं। मोस्टली जो PPLO हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। आप इसे नोट कर लें।